उपस्थित सभासदों, सभी को नमस्कार, नमस्ते। साथियों, आज ये YouTube पे लाइव भी है और Facebook पे भी लाइव है। हम एक अहम बात को, जो किसानों के लिए दुनिया भर के लोग एक जगह एकत्रित होकर के जिस तरीके से उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, किसानों के अधिकार की बात कही, उसका एक विश्लेषण, एक चिंतन, एक दिशा हम तय करने जा रहे हैं और एक फार्मर के चार्टर के रूप में हम इसको प्रतिपादित करना चाहेंगे। एक संयोग की बात है कि किसानों की एक अहम भूमिका निभाने वाले बागपत के साथी हमारे साथ में हैं और पहली मीटिंग हमारी बागपत में हुई। वीरेश जी तरार, आप इनका स्वागत तालियों से कर दीजिए। बहुत अच्छी मीटिंग हुई। गन्ना किसानों के बीच में हमने अपनी बात रखी, उनके अधिकारों की बात रखी। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने 1970 के डेटा लेकर के 2006 के अंदर एक बात कही कि अर्थ ओवरशूट डे निकाला। इसके मायने मैं आपको बता दूंगा। अर्थ ओवरशूट डे, इस प्रकृति के अंदर जो चीज पैदा हो रही है, जिसको कि बायो कैपेसिटी कहा गया, और इस पृथ्वी पर जितने मानव है वो उसको खा करके यूज करने के बाद में इकोलॉजिकल फुटप्रिंट यानी कितना बचता है या कम पड़ता है। तो बड़े दुख की बात है कि वैज्ञानिकों के जो डेटा हैं वो ये बोल रहे हैं 2023 के अंदर पूरी पृथ्वी ने जो माल पैदा किया मनुष्य के खाने के लिए, वो 2 अगस्त को खत्म हो जाएगा। 2 अगस्त पूरी दुनिया का अर्थ ओवरशूट डे है, यानी आपके लिए 1.7 पृथ्वी चाहिए। इस दुनिया के अंदर विराजित ये मानव प्रजाति जिस तरीके से, और कुछ देश तो ऐसे हैं जिन्होंने फरवरी में ही खत्म कर दिया। कतर ने 10 फरवरी को अपना डेटा खत्म कर दिया, अमेरिका ने मार्च में खत्म कर दिया। कुछ ऐसे देश हैं जो दिसंबर तक है। भारत अभी तक हम ठीक ठाक हैं। हमारे पूरी दुनिया के आदमियों को यदि गिना जाए, उनका खान पान गिना जाए, कितना पृथ्वी पे पैदा हो रहा है, उसके अंदर पैदा हुआ है मानव के लिए रिसाइकल होकर के। आम पिछली बार लगा था, अब की बार लगा है, ये रिसाइकल होकर के, और किसान ने उसमें अहम भूमिका निभाई, प्रोडक्शन किया और इस तरीके से किया। तो हमने एक चिंतन लिया कि यदि किसान को इस ओवरशूट डे से लिंक करके यदि उसको नहीं किया तो एक दिन ये परिस्थिति आ सकती है कि 12 महीने का कोटा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का कोटा गिना जाता है। वैज्ञानिकों के डेटा दे रहे हैं हम। 2 अगस्त जो है, आप गूगल करेंगे अपने तो अर्थ ओवरशूट डे करेंगे तो 2 अगस्त आ जाएगा। उसकी आप कैलकुलेशन देखोगे तो यूं लगता है कि ये पृथ्वी 1.25 पृथ्वी आदमी को चाहिए अपने जिंदा रहने के लिए। अब इसको जिंदा रखने के अंदर किसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जो जिंदा रखने में सहयोग कर सकता है, बीज बोता है और कुछ करता है, इस तरीके से करता है। तो यूनाइटेड नेशन के 197 देशों ने इकट्ठे होकर के और एक डॉक्यूमेंट बनाया और उस डॉक्यूमेंट का नाम था यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन किया है, जो यूनाइटेड नेशन के कानून जानते हैं उसके अंदर डिक्लेरेशन के मायने ये होता है कि भाई मैं आपको सलाह देता हूं। कन्वेंशन के मायने होते हैं कि तेरे को करना पड़ेगा। कोवेनेंट, कन्वेंशन, प्रोटोकॉल, ये ह्यूमन राइट के कंसेप्ट हैं। तो डिक्लेरेशन किया ह्यूमन राइट के अंदर, काउंसिल के अंदर, कि किसान के और गांव के जो खेती और मजदूर हैं उनके अधिकारों को हम किस तरीके से लें। ये बात हम डिस्कस करने के लिए आज इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हैं। YouTube पे भी हैं, Facebook पे भी हैं। आपकी सम उपस्थिति में ये सारा चिंतन मंथन होगा। आप 1 बाय 1 अपना परिचय देकर के अपनी बात को कहेंगे। मैं संक्षेप में इस डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा सा वर्णन कर दूं। 121 देशों ने इसका समर्थन किया, 8 देशों ने इसका विरोध किया। विरोध का मेरे पास में अभी कोई डेटाबेस आए नहीं है, लेकिन मैं विरोध के नाम जो है मैं आपके समझ कर दूं। के हित के लिए यूके ने विरोध किया, इजराइल ने विरोध किया, ऑस्ट्रेलिया ने विरोध किया और
एक दो देश है, 8 देशों ने कहा कि नहीं, हम किसानों के अधिकारों के बारे में हम, लेकिन 121 देशों ने कहा नहीं, किसान जिंदा नहीं रहेगा, तो ये पृथ्वी सृष्टि ये खत्म हो जाएगी। अब मुद्दा आता है, हम वहां पे बागपत की वीरेश जी तरार के वहां पे हम गए और वहां के बहुत बड़े एक्टिविस्ट लोग वहां इकट्ठे हुए, तो वहां एक मुद्दा उठा है, हु इज द फार्मर, किसान कौन हो। तो किसान की परिभाषा इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में जो दी गई है वो ये दी गई है कि मुर्गी पालने वाला भी किसान होगा, भैंस पालने वाला भी किसान होगा, 1 फुट बाई 1 फुट का कपड़ा लेकर के तोता का चित्र बना के आर्टिजन बनने वाला भी किसान होगा, और पता नहीं कितने भेड़ पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, सारे लोगों को किसान की श्रेणी में डाल दिया। हमारे वहां पे चिंतन में ये बात आई कि ये जो किसान का कैटेगरी है, इस कैटेगरी में थोड़ा सा कुछ अलग चिंतन होना चाहिए। वही सवाल आप लोगों के सामने हम उपस्थित होकर के वहां भी किया, यहां भी किया। हमने एक बात रखी, भाई किसान जो है वो खेत में खड़ा रह करके और खेती करे और मजदूर का सहयोग करे, वो उसका साथी हो सकता है, उसको हम एक कैटेगराइज करें। और कैटेगराइज करने के अंदर हमने ये बात सोची कि किसान का कंपैरिजन किससे करें। इस देश के अंदर जय जवान और जय किसान का नारा लगा, और उस नारे के अंदर एक बात आई, जवान के लिए सैनिक स्कूल, जवान के लिए सैनिक हॉस्पिटल, जवान के लिए सिविल सिक्योरिटी, लेकिन किसान के मामले में बिल्कुल जीरो बैलेंस रहा। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी किसान की नहीं, कोई ऐसा हॉस्पिटल किसान के लिए नहीं, कोई ऐसी सोशल सिक्योरिटी अलग से किसान के नहीं। ये डॉक्यूमेंट उसमें काफी कुछ सहयोग कर रहा है। हमने भारत के प्रावधान के अंदर सोमपाल जी शास्त्री जो पहले मंत्री रहे, उनसे हमारा डिस्कशन हुआ, काफी प्रबुद्ध लोगों के साथ भी हम बैठे, तो उन्होंने कहा भाई आप ये बाइफरकेशन तो कर रहे हो, लेकिन किसानों को भी जाके पूछो कि क्या ये सही है। आज एक कनाडा में बैठा बैठा आदमी पंजाब की खेती करा रहा है, वो भी किसान है, उसके नाम खेत है। एक भैंस लेकर के शाम को सुबह भले बेच दे, उसके पास में होना चाहिए कि भैंस का मालिक है, मिल्क मैन है, वो भी किसान है। तो सरकार आखिर कैसे इनको कैसे सुविधाएं दे। हमने कहा भाई आप कैटेगराइज कर सकते हैं इस मामले में, इनको टैग कर सकते हैं, इनके लिए कोई एक अलग व्यवस्था सोच सकते हैं। तो हमने एक श्रेणी मानी कि भाई इनको कुछ आप अलग बाइफरकेट कर दीजिए, ताकि हो सकता है कि जो खेती के इंटरेस्टेड लोग नहीं है वो खेती की तरफ डाइवर्ट हो, उसको भी लगेगा मेरा खेत है, मैं खुद बहुत काम करूं और इस तरह से करें। जो खेती से युवा भाग रहा है वो आने की कोशिश करेगा। इन सारी परिस्थितियों को देख करके हमने ये सोचा कि एक कैटेगरी किसान के सामने एक डिमांड चार्टर में ये रखी जाए कि जो खेत में काम करता है उसको आप किसान का एक अलग टैग दीजिए, अलग आइडेंटिटी दीजिए, उसको कोई किसी व्यवस्था में गिनिए। संसद के अंदर 80% किसान नेता है, सबका क्यों इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में सबने वो जमीन का ढांचा खड़ा कर रखा है। ये व्यवस्थाएं होने के कारण से ओरिजिनल किसान पड़ रहा है। तो एक सवाल तो हमारा ये था, इसमें हम आपके चिंतन मंथन की बात करेंगे। दूसरी हमने एक आइडियोलॉजी वहां बागपत में वीरेश जी ने भी रखी और हमने भी कहा कि चलो ये बात बड़ी मायने की है। मायने की बात यह है कि उसका मैं उदाहरणात्मक दे दूं कि एक प्रोडक्ट पैदा होता है, उसका हक किसका हो। आपने गन्ना पैदा किया, वहां गन्ना किसानी थी। आलू पैदा किया जिससे 25 बनी, 50 चीजें बनी, गन्ना से करीब 84 चीजें बनी वहां, जैसे हमें पता लगा। 84 चीज बनने के अंदर गन्ना पैदा होते ही किसान से इंडस्ट्री वाले ने गन्ना ले लिया। एक कंपैरिजन मैंने किया, किसान का कंपैरिजन सैनिक से किया। एक कंपैरिजन मैंने किया किसान के साथ में इंडस्ट्री वाले से। इंडस्ट्री वाले ने किसान से चीज ले ली। फार्मर इज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राथमिक चीज पैदा करने वाला फार्मर है। सेकेंडरी चीज पैदा करने वाला आदमी इंडस्ट्रियलिस्ट है। उसने उसमें वैल्यू एड की, थैली में पैकिंग की, सप्लाई और मार्केट का डिमांड चार्ट बनाया। तो हम कह रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ना चाह रहे हैं, हम लड़ाना नहीं चाहते। हम इस विवाद के विषय को इस तरह से नहीं ले जाना चाहते कि इंडस्ट्री वाले को हम गालियां निकाल दें, क्योंकि इंडस्ट्री वाले के पास में जब प्राइमरी प्रोड्यूस नहीं होगा तो इंडस्ट्री वाला क्या करेगा। और सेकेंडरी प्रोड्यूस आपने इंडस्ट्री लगा दी, गन्ना है ही नहीं, गन्ना वाला गन्ना नहीं दे तो शक्कर कैसे बनेगी, एथिलीन कैसे बनेगा, 50 तरह की 84 चीजें बन रही है, तो उनको कैसे करोगे आप।
इस बात को लेकर के जब हमने वहां डिस्कशन किया बागपत के किसानों के साथ में और पूरे यूपी के किसान आए, तो एक बात उभर के आई, साहब हम इसको एमआरपी पे क्यों नहीं जोड़ सकते हैं। आप इस बात को तसल्ली से सुनना कि एक मां है और एक बाप है, दोनों से एक बच्चा प्रोडक्ट है। मां कह दे मैं नहीं हूं तो ये बच्चा क्या होता, बाप कह दे मैं इसको कलेक्टर बनाता, इसको वैल्यू एड की है, मैंने इसकी पढ़ाई कराई है, मैंने इसको बहुत कुछ दिया है, तब ये कलेक्टर बना है और मैं इसका हकदार हूं, इसलिए सनोप लगाएगा ये और धन पूरा मेरे पास आएगा। सेम मॉडल ये है कि फार्मर अपना प्रोड्यूस दे रहा है, दूसरे वाला उसमें कर रहा है, तो हम उसको जॉइंट नहीं कर सकते। एमआरपी जब किसी इंडस्ट्री वाले ने पैदा की है तो उसके अंदर कोई भी आलू की चिप्स में आलू कितना आया, यदि वो चिप्स के इन्वॉल्व हो जाए, और आज टेक्नोलॉजी के जमाने में जब आपके आरबीआई में इतने खाते हैं, इतना सारा कुछ ढांचा है, तो क्या वहां नहीं जा सकती ये चीज कि आप सबके खाते खोल दो, ऑटोमेटिकली कितने किलो आलू लाया, उसकी कितनी बिकी। तो वहां एक सवाल उठ करके आया, साहब आलू का चिप्स तो इंडस्ट्री वाला बना देगा, शक्कर भी बना देगा, खरीदार नहीं होगा तो उसके तो बेचारे के वो गोदाम में पड़ी रहेगी। इस बात के लिए हमने ये सजेशन किया, वहां जो बागपत की बात आई वहां पे किसानों ने कहा साहब हमें एमएसपी दे दे और एमएसपी के ऊपर नफा हो, उसमें हमारा भी हिस्सा हो, यानी एमआरपी में किसान का हिस्सा हो। ये हमें इसके अंदर जो परिभाषा दी गई है इस डिक्लेरेशन में, उसमें हम इस बात को सोच रहे हैं। ये जो डिक्लेरेशन बना था माइंडसेट बायोकैपेसिटी का, जैसे मैंने बताया इस पृथ्वी के बारे में, आप 2 अगस्त को मैं तो चाहूंगा प्रबुद्ध जो लोग हैं वो एक जगह इकट्ठे होकर के इस पृथ्वी की खोजबीन के डेटा ले कि कितने माल पृथ्वी पे पड़ा है, कितने लोग खा गए हैं। कतर जैसा देश 10 फरवरी को अपना कोटा खत्म कर रहा है, वो बात चलाता है, फिर बाद दुनिया बात चला रही। जितने भी आपके देश हैं ये डेवलप्ड कंट्री है, वो सब बाहर से माल ले रहे हैं, पैदा करने वाले कर रहे हैं, यहाँ का किसान यूं कहीं पड़ा है। इसका मतलब है कि इस पृथ्वी को ऊपर जो मानव जाति को जिंदा रखने के लिए हमें इस किसान को तो बचाना ही पड़ेगा। ये लाइफ लाइन है, आप रोटी डाउनलोड नहीं कर सकते, आपको एक दिन इस किसान को बचाने के प्रयास करने पड़ेंगे। ये जाति के, धर्म के, राजनीति के इन एजेंडों को एक तरफ फेंक के अब हम सेकंड फॉर्म में ये ला रहे हैं कि किसान का उपभोक्ता के साथ में क्या लिंक है। किसान का एक कैटेगराइजेशन होकर के, किसान का इंडस्ट्री वाले के, क्योंकि इंडस्ट्री को कंपनी बना करके और बहुत सारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ में बहुत सारी फैसिलिटीज दी है। हम कह रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ में ईज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर भी कर दीजिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हेयर कट का एक मॉडल है, आप लोगों ने जो इकोनॉमिक्स के लोग हैं वो जानते हैं। हेयर कट का मतलब बाल काटने से मतलब नहीं है। बैंक ये मानती है कि ये डूबत खाते में पैसे हैं, तो इसमें आपस में बैठ के वन टाइम सेटलमेंट की तरह हेयर कट एक मॉडल है। एक नेशनल ट्रिब्यूनल बना हुआ है कंपनी लॉ के तहत, वो तय कर देता है 97% रुपए माफ होकर के इंडस्ट्री वाले के 3% में वो भर के और वो बरी हो गया, और इधर वो आपकी केसीसी में उलझा पड़ा, किसान अपनी पूरी खेती बैंक के खाते में पड़ी है। ये बाइफर्केशन, ये चेंजेज ये करने के लिए ये लोगों कंपनी बनाइए, तो हर परिवार को कंपनी बनाने पड़ेगी, ऐसा मेरा चिंतन है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यदि करना है और उसको ईज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर में आपको एक सीए रखना पड़ेगा, एक वकील रखना पड़ेगा, और कंपनियों के जो ट्रिब्यूनल है उसका सिंगापुर में सेंटर है, वहाँ सारे वकील बैठते हैं। जब आप इनकी स्टडी करेंगे, गूगल पे जाएंगे, तो यूँ लगता है कि ये दुनिया की नहीं और लोगों के लिए रची गई है। मजदूर, किसान इनके लिए नहीं रची गई है, ये दुनिया किसी और लोगों के लिए रची गई है। बैंक होगी, पैसा होगा, पैसे ले जाएंगे, काम करेंगे, इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट पैदा करेंगे, बेचेंगे, करेंगे, नफ़ा कमाएंगे, वो सारा सेटअप खड़ा है। इधर इसको कह दिया है खेत पड़ा, तू जा, तेरे पास हथौड़ा, फावड़ी, गेंता लिया फिर, और ये काम करने के अंदर तो ये डॉक्यूमेंट कुछ जो एक्टिविस्ट लोग थे सीड सॉवरेनिटी के अंदर, उन्होंने कहा यार किसान का बीज छीनने वाली एक सोसाइटी थी कि बीज क्यों छीन रहे हो। इस बात के लिए उन्होंने आंदोलन किया, करते करते ये जो हैं 17 दिसंबर 2018 को
भारत सरकार ने साइन किया। हम अब ऑब्जेक्शन क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि भारत सरकार ने ये जो डॉक्यूमेंट दिया है, इस डॉक्यूमेंट पे हस्ताक्षर किए हैं, तो लागू क्यों नहीं है। बदलाव गए, वहाँ हम बागपत में एक प्रेस का बंदा था, उसने मुझे सवाल किया कि साहब आप इतने क्या ज्ञानी हो गए जो इसमें बदलाव कर रहे हो। मैंने कहा भी हम परिस्थितियों को सोच रहे हैं कि एक भाई इतना बड़ा किसान है, देश बड़ा है, 142 करोड़ लोग हैं, तो कुछ अच्छे किसानों को थोड़ा दे दें, इतना हम दे नहीं पाते हैं कि नहीं ये लिखा हुआ ये हो जाए। मैंने कहा बात भी ठीक है, इसके अंदर चाहे भैंस वाले को फ़ायदा मिले, बकरी वाले को मिले, किसी को मिले, मिलता रहे, वी डोंट बॉदर, लेकिन उसको कुछ अलग मिले तो वो खेती की तरफ लोग डाइवर्ट होंगे, ऐसा हमारा चिंतन है। या हमारी बैठक भी इस मामले में, लोग भी बाहर के लोग भी सुन रहे हैं, लाइव भी हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग इस बात को कमेंट करेंगे। अब इसके 28 बातें उन्होंने उसमें डॉक्यूमेंट में लिखी थी। 28 के अंदर यूनाइटेड नेशन के लेवल पे सब तरह के अधिकारों को ह्यूमन राइट के तहत समअप किया गया। बच्चों के अधिकार हैं, 40 अधिकार दिए गए हैं, महिलाओं को अधिकार अलग दिए गए हैं, ह्यूमन राइट के तहत ह्यूमन को अलग दिया, महिला भी आ गई, बच्चे आ गए, सब लेकिन अलग दिए गए हैं। इसके अंदर किसान के भी अधिकार को 28 भागों में बांट के इन्होंने अपने हिसाब से अपनी बात को कही है। मोटा मोटा किसान के लिए इन्होंने जो बात कही, मैं शॉर्ट में बात करूंगा, फिर 5 मिनट ये बोलेंगे, फिर आपका हम 55 मिनट के एरेना में अपनी बात को टू दी पॉइंट रखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। हमारे सामने 28 है, इसके अंदर 1 और 2 के अंदर तो जनरल प्रोविज़न है जो किसान की परिभाषा है, दूसरा ये है कि इसको लागू करना है, सरकारों की बाध्यता है कि वो लागू करेंगे, ये बात है। 3 के अंदर इक्वलिटी की बात कही है। 4 के अंदर महिलाओं को कहा गया है कि कृषि के मामले में दुनिया में महिलाओं का योगदान भारी है। महिला नहीं होती, क्योंकि पहले आदमी शिकार करता था, जंगल में घूमता था, महिलाएं ही खेती करती थी। खेती का वो बीज वगैरह वो कहीं से ले आते, वो अलग बात थी, लेकिन महिलाएं ही खेती करती थी। अब ये एजुकेशन सेटअप से जो भी बदलाव आया हो, लेकिन महिलाओं की अहम भूमिका है। इसलिए हम तो ये भी कह रहे हैं कि आप किसी को मानो कि नहीं मानो, किसान महिला जो भी खेत में काम कर रही है उसको तो किसान मान के उसको ही कर दे दो, आधी आबादी को ही न्याल कर दो, तो हम मान लेंगे कि भाई चलो हमारा इनका अधिकार आ गया। वो भैंस पालन में भी है, वही काम करती है घर पे, सारा कुछ वहीं से संभालती है। तो इन सब बातों को देख करके वुमेन के राइट को भी प्रिजर्व किया गया है। 5वां और 18वां राइट इन्होंने दिया नेचर का राइट, यानी किसान को इस प्रकृति में कहीं भी दखल देने की, जाने की, करने की दी है, क्योंकि किसान एक ऐसी चीज है जो प्रकृति का संवर्धन करता है, बढ़ाता है, घटाता नहीं है, और इसके लिए डॉक्यूमेंट है। और मोटी बात यह है कि जो कुछ भी ये इस दुनिया में हुआ, बैंक ने जो धोखा किया, उसके बाद में मैं आपको एक बात और कहना चाहूँ कि 92 के अंदर एक पृथ्वी का बहुत बड़ा, पृथ्वी के नाम से, अर्थ समिट के नाम से जो हुआ, उसके अंदर CBD का एक डॉक्यूमेंट आया। एक तो पर्यावरण का आया, एक CBD का आया। CBD का मतलब इस पृथ्वी पर जो बायोडाइवर्सिटी है उसको क्या करें, किसकी है, कौन मालिक है, किसान कहाँ हैं, आदमी क्या करना चाह रहा है, उसमें ये बात उभर करके आई। CBD के डॉक्यूमेंट में 3 बातें उभर करके आई कि एक तो ये तय हुआ कि पृथ्वी की जो भी बायोडाइवर्सिटी उसको मानव बचाएगा, ये तय हो गया, पूरी दुनिया के देवगन ने दस्तखत कर दिए। दूसरा ये कहा कि इसका यूज सस्टेनेबली करेगा, यूँ नहीं आपने पूरी खाली और आने वाली पीढ़ियों के 4 पीढ़ी का भंडारण का दिमाग रख कर आपको सस्टेनेबली यूज करना है। और तीसरी कुबद दुनिया के इंटेलिजेंट लोगों ने पैदा की, जो डेवलप कंट्री है उन्होंने पैदा की, उसमें अंदर आज तक हम झूल रहे हैं। तीसरी चीज ये की कि यदि हम इस बायोडाइवर्सिटी के किसी पौधे में जेनेटिकली कोई मॉडिफाइड करें, कोई सुई लगाएं, नया कुछ करें, तो उसका जो नफा होगा वो हम खाएंगे। अब किसान को क्या इसमें रोल है? हमने जब ये डॉक्यूमेंट पढ़े, इसमें पढ़े, तो हमने 2-3 बातें उठाई। पहली बात तो ये उठाई कि ये बायोडाइवर्सिटी कोई आकाश से उस वैज्ञानिक के पास नहीं आई थी, वो तो इस पृथ्वी पे थी। चाहे नीम का पेड़ था, चाहे किसी का पेड़ था, उसको आपने कोई सुई लगाई या कुछ भी लगाई, कोई पेड़ तो हमारे पूर्वजों ने संजो करके रखा है। तो हम कह रहे हैं कि भाई जब हम कंजर्वेटर हैं, इसके पौधे को कंजर्व करने वाली ये जो किसान की जमात है या जो
मजदूरों की जमात है, उन्होंने इसको कंजर्व किया है, तो उनका हक कहीं तो डिजर्व करिए आप उनको इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी राइट के तहत उनको धन दे रहे हो कि इसने साहब अभी आपके सरसों आ रही है GM11 DMH के नाम से पेंटल साहब ने की है, इसका हमने काफ़ी विरोध भी किया था। अब सरसों आ रही है तो उन्होंने क्या किया, भरतपुर की सरसों को लिया, जो वरुणाश्री वहाँ के लिया, एक सुई लगाई और प्लान किया, थोड़ा सा किया और ले लिया था कि सरसों किसकी थी, पौधा किसका था। हम कंजर्वेटर थे तो कंजर्वेटर का हक कहाँ है। कंजर्वेटर के बाद में हम ब्रीडर भी हैं, ब्रीड भी करते हैं, उस पौधे को बोते हैं, करते हैं, दूसरी जगह ले जाते हैं, नया पौधा खड़ा करते हैं, तो हम उसमें भी हैं। फिर ये जो समझौता हुआ था उसमें ये था कि इस समझौते के अंदर ट्रेडिशनल नॉलेज की बात आई थी कि किसान के ट्रेडिशनल नॉलेज या आदिवासी के ट्रेडिशनल नॉलेज से जो चीज़ है उसको उसका हक दोगे। तो ट्रेडिशनल नॉलेज के मामले में आपको मैं एक उदाहरण के तौर पे बता दूं, आप में से कितने फील्ड में काम करते हैं। मैंने एक खेत में एक बोरडी काटी, बोरडी काटने के बाद में वो बोरडी में सूड़ो लग गया, तो मैंने एक बूढ़े खाती को पूछा कि अम जी ये क्या हुआ मेरे, ऐसे कि साहब आपने रस के दिन में काट ली होगी। मेरे बात पकड़ में नहीं आई। मैंने कहा ये क्या होती है कि 11 12 13 14 और अम्मा उसमें काटी हुई बोर्ड ही नहीं रहेगी। ये मेरे पूर्वजों को ज्ञान था, मेरे किसान को ज्ञान था। तुम्हारी सुई लगी होगी उस पौधे में, जो मेरे बाप दादों ने उस पौधे को रखा है, उसमें तुमने कुछ इन्वॉल्व किया होगा, लेकिन मेरे बाप दादों के पौधे में तुमने कुछ इंटेलिजेंसी लगा करके ऐसी में बैठ के जो पौधा नया पैदा किया है, उस पौधे में मेरा अधिकार कहाँ है। ये इस CBD के अंदर हम चाह रहे हैं कि हमें भी उसमें मिले। हम कंजर्वेटर हैं, हम ब्रीडर भी हैं, और इन्होंने अपना इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी राइट के तहत 20 साल का आपको पेटेंट मिलता। आपके भारत की हल्दी पेटेंट करा ली थी अमेरिका ने, बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी इंटरनेशनल कोर्ट तक। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी की खींचतान है हिमालय के अंदर, फिर कहा भाई किसान ने किया, तो हिमालय में तो जड़ी बूटियाँ बहुत सारी पड़ी है, बाबा रामदेव जी वहाँ से उठा के लाए। अभी बहुत बड़े बदलाव किए हैं इस सरकार ने कि जो चाहे वो उठा के ले आओ। आप इनको पढ़ोगे, बायोडाइवर्सिटी का एक बिल इसमें भी आया हुआ, क्यों मैं कदम से कदम पढ़ता हूँ। संसद की 1 मिनट की कार्रवाई मेरे द्वारा इन डायरियों में समाहित है। तो जब ये चीज़ें कन्वर्ट हो रही है कि आप जड़ी बूटियों को भी ले रहे हो, हमारे पौधे को भी ले रहे हो, और ये परमात्मा की दी हुई सृष्टि की रचना को आप उस तरह से ले रहे हो और हमारा हक नहीं दे रहे हो, ये बातें इसके अंदर काफ़ी कुछ आई हुई है। इसलिए राइट टू नेचर का इसके अंदर आया है कि प्रकृति के अंदर हमारा क्या अधिकार है, ये किसान की मांग होगी। लिबर्टी, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट की बात है, जस्टिस की बात है। मजदूर जो खेती के साथ काम करते हैं उनके अधिकारों को किसान को मजदूर के साथ कंधे से कंधा मिला करके दोस्ती बनानी पड़ेगी, वरना किसान जिंदा नहीं रहेगा। किसान यदि ये दिमाग में फितूर लेके रखता है कि मैं इसको 300 रुपये दे के ठग लूँ या कर लूँ, आप उसको सोशल सिक्योरिटी दीजिए, आप उसको पैसे दीजिए, और एक जॉइंट एक्शन कमेटी बन करके हम लोग जो इसमें आया हुआ है एरा में, ये कमेटियाँ लेकर के इस बात की बात रखेंगे कि किसान मजदूर भाई भाई, और किसान और इंडस्ट्रियलिस्ट भी भाई भाई। लेकिन वो MRP में हमारी टांग कहाँ से आई? जो MRP उसमें मैंने तुम्हें आलू दिया, तूने चिप्स बनाई, मेरी टांग अड़ा दे। ये बात हमारी अपनी कंसेप्ट पे आ रही है। फूड की सॉवरेनिटी है। राइट टू लैंड के मामले में एक बात बता दूं कि राजस्थान के मेरे को, मैं जब लॉ कर रहा था, LLB की, मैंने ह्यूमन राइट का PG किया, इंजीनियरिंग की। लॉ में एक प्रोफेसर UP के मुझे बहुत चिढ़ाते थे कि चौधरी साहब आपके राजस्थान के किसानों के पास में ज़मीन का कोई पट्टा नहीं है, और 90% किसान ये बात नहीं जानते कि मेरे पास पट्टा है। मेरा काहे का पट्टा तेरे पास तो काश्तकार नाम लिखा हुआ उस पर। तो किसान, राजस्थान का किसान, 5 हिंदुस्तान के 5 राज्यों के अंदर पट्टा दिया हुआ है, UP है, तमिलनाडु है, 5 हैं स्टेट, बाकी के पास में कोई पट्टा नहीं है। हम काश्तकार हैं। तो ये राइट भी कहता है कि उस आदमी को राइट टू लैंड, राइट टू नेचर, प्रकृति में, राइट टू जमीन के अंदर, राइट टू सीड, बीज का अधिकार। मेरा बीज मेरे से ही छीन के थैली में पैक करके मेरे ही बेच के। और बीज के मामले में मैं बता दूंगा आप लोग किसानों से जो लोग जुड़े हो, मैंने जब
एग्रीकल्चर के पूसा डायरेक्टर से मेरी मीटिंग संडे की होती, उसमें मैंने उनको एज ए गेस्ट बुलाया। मैंने उनसे जब एक सवाल किया, इस पूरे मार्केट के अंदर ट्रूथफुल लेवल्ड के नाम से बीज है, आप कभी अपनी थैली पे पढ़ना, ऊपर ट्रूथफुल लेवल्ड लिखा हुआ। ट्रूथफुल का मतलब है कि एक इंडस्ट्री वाला, थैली में पैक करने वाला आदमी ये कह रहा है कि मैं सत्यपूर्ण निष्ठा से कह रहा हूँ कि ये बीज ओके है, इतना उगेगा, इतना उगेगा, ये होगा, वो एक चार्ट बना के दे रहा है। अब तेरी सत्य को मैं कैसे मानूं? किसान की सत्य को ले, मेरा ही बीज जोड़ ले, मैं भी इस थैली में पैक नहीं करूं तो बोरी में पैक करके दे दूं। लेकिन ऐसा नहीं है। बीज का कब्जा जहां हुआ है वहां भी इसके अंदर राइट टू बायोडाइवर्सिटी मैंने आपको बता दी, पानी और क्लीन वाटर के ऊपर भी किसान के राइट है, इसमें बहुत बड़े अधिकार दिए हैं। राइट टू हेल्थ दिया, जब एक सैनिक की आप रक्षा कर सकते हैं, उसको सैनिक हॉस्पिटल खोल के, तो किसान की रक्षा करिए, और किसान जब बूढ़ा हो जाए तो उसके लिए आप हॉस्पिटल में कुछ सैनिक की तरह एक अलग व्यवस्था दीजिए, हाउसिंग की व्यवस्था दीजिए, आप हट बना दीजिए, एक डिज़ाइन बना के दीजिए, एजुकेशन की व्यवस्था दीजिए, फौजी की एजुकेशन के लिए सैनिक स्कूल खोलिए आपने, और कल्चरल राइट और हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए भी हमें अधिकार चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन ऑफ बायो डिग्निटी का भी हमें अधिकार दिया चाहिए। दूसरा, अब मैं 5 मिनट और लेऊंगा मैं आपके, कुछ हमारे साथ समझौते हुए बायोडाइवर्सिटी के नाम पर। एक नागायो में हुआ 2010 में, एक कार्टिजिना जापान में हुआ। जापान के मामले में समझौता ये हुआ कि भाई जो भी चीज़ बाहर से आएगी उसको हम बायोसेफ्टी के तहत देखेंगे शुद्ध है कि नहीं है। हमने ये मुद्दा उठाया कि बायोसेफ्टी की जो आप लोग चेकिंग कर रहे हो देश से देश में, तो पब्लिक डोमेन पे हमारे लोगों को भी दे दो उसकी एक्सेस, हम भी देखें कि भाई मक्का जो अमेरिका से आया है वो जेनेटिक मॉडिफाइड है, वो मेरे यहाँ खाने लायक है कि नहीं है। क्योंकि हमारे जैसे कई सोशल एक्टिविस्ट हैं जो इन बातों का विरोध करते हैं जीएम बीज का, तो उस मामले के अंदर उन्होंने देखा जीएम लाने नहीं देंगे तो ले आओ। आपके तेल के अंदर 72% तक पाम ऑयल मिला के आपको बेच दिया जाता है। अभी अभी ऑर्डर निकाला सरकार ने, कहा आप लिखोगे तेल के ऊपर कि भाई इसके अंदर कौन सी चीज़ मिला या पाम ऑयल कितना % मिलाया, ये किया तो थोड़ी सरसों ऊपर बढ़ गई। एक ऑर्डर निकला था सरसों का कि सरसों के तेल में मिलावट नहीं होगी, तो सरसों 8,000 बिक गई थी। किसान को इन बातों के ऊपर गवर्निंग करना पड़ेगा कि सरकार की पॉलिसी कैसे इम्पेक्ट करती है, मार्केट को कैसे डावाडोल करती है। वहाँ एक हरियाणा से एक साथी आए थे, उन्होंने कहा साहब हमें तो ये मिल जाए और किसान को अधिकार मिल जाए कि मार्केट में हम अपनी चीज़ अपनी मर्जी से मिलेंगे। हम इस बात को कैसे कर सकते हैं? आप लोगों के भी सुझाव आएंगे, हम कैसे कर सकते हैं? ये दुनिया जो बसी है कॉरपोरेट के ज़माने में, इनविजिबल हैंड है मार्केट के। इनविजिबल हैंड का मतलब इकोनॉमिक टर्म है ये। मार्केट में धक्का मुक्की है, एक दूसरे के थप्पड़ लगती है, छीना झपटी है। इनविजिबल हैंड के अंदर वेल्थ क्रिएटर को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत पावर दे दिया कि वेल्थ क्रिएटर को हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सहायता देंगे। बेचने वाले कटपट के मर के जितने वो आलू फेंके, टमाटर फेंके, कोई कुछ करे, ये करता रहेगा। मार्केट ओपन है, आप जाइए बेचिए और अपना धक्का मुक्की करिए, लेकिन कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं। इन सब बातों को लेकर के जब हमें लगे कि हम अपना मार्केट में माल नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ इनविजिबल हैंड बैठे हैं, मंडी में ले जाते 1, 2, 3 करने वाले लोग बैठे हैं। इन सब बातों को होने के बाद में हमें एक सागरदारा वैज्ञानिक है, उनके साथ में मुझे कई लोगों के साथ में इंटरेक्शन करना पड़ता है। इसमें जो दिया गया है, इस पृथ्वी पर किसान ने कार्बन का कितना, जैसे हम जाते हैं UNFCCC का जो डॉक्यूमेंट वाराणु का बना है पर्यावरण को बचाने का, उसके अंदर हम जाते हैं सोलर लगाएंगे, वो लगाएंगे, ये करते हैं। लेकिन किसान ने काम किया उसका नहीं। किसान की फसल से 1.20 लाख करोड़ रुपए का इवोल्यूशन है 2014 का। अब क्या रेट कितनी बनी होगी, 2 लाख करोड़ बना होगा, कितना बना होगा। उस वैज्ञानिक ने, जो UNEP का वैज्ञानिक है, किसान ने खेती बोई, हरियाली हुई और उससे उसका कार्बन का जो धुआं निकाला ट्रकों ने उनको, तो उस पौधे ने सोखा। किसान नहीं होता तो ये पृथ्वी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की भंडार हो जाता। तो आप इसको क्रेडिट दे दीजिए, 2 लाख करोड़ का बांट दीजिए, ये 500 रुपये नहीं।
दूसरा, किसानों ने ये कहा कि मेरा खेत तुम्हारे रोड के पास में है, तुम्हारी गाड़ी मेरे धुएं से मेरे खेत को खराब कर रही है, इसके लॉसेज 1.40 लाख करोड़ है। ये जितने हाईवे के पास के खेत हैं, 4 लाख करोड़ रुपए हम धुएं के वालों को यूं ही हो रहा है। और इधर सरकार ने अभी अभी पिछले सेशन में एक बिल बनाया इंडस्ट्री के लिए कि आप सोलर लगा दो, 5 स्टार रेटिंग के एपिलेंस लगा दो, तो हम आपको कार्बन क्रेडिट देंगे। कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है कि दुनिया के लोगों ने कोटा प्रोटोकॉल करके ये कहा कि जो कोई धुआं ज़्यादा फेंक रहा है उसको पैसे दीजिए उस देश को। यानी अमेरिका सबसे ज़्यादा धुआं फेंक रहा है, तो छोटे देशों में जो पेड़ लगा रहे हैं कर रहे हैं उनको पैसे दे रहे हैं। वो ट्रंप जैसे मना कर गए। ये इंटरनेशनल लड़ाइयाँ हैं। इन बातों को लेकर के मैं आपके बीच में आया कि इन छोटी लड़ाइयाँ, एमएसपी, रास्ते रोकना, इन बातों को लेकर के, क्योंकि ये बात जब मैं कहता हूँ तो वहाँ भी एक आदमी हमारे इनके बुलाए हुए थे, वो गुस्सा होकर के चले गए। जब एक व्यक्ति ने यह कहा कि हम आपके विरोधी नहीं हैं, हम थिंक टैंक हैं, हम आपको मसाला दे रहे हैं, तब आप आगे बढ़ो, यूनियन के साथ में आप सड़क पे जा रहे हो, आंदोलन कर रहे हो, आप पूजनीय हो। ये लोग धरने पे बैठे 13 महीने तक, लेकिन हमारी डिमांड चार्ट उस लेवल पे नहीं था। हमने इन्वॉल्व भी हुए उस मैटर में कि हमारी डिमांड्स ऐसी हो जो ओवरऑल डेवलपमेंट चाहे किसान का, और ये डॉक्यूमेंट भारत सरकार ने साइन किया, तो क्यों नहीं हम इसका विरोध करें। इसी बात को लेकर के मैदान में उतरे। हम आपका सुझाव चाहेंगे। 5 मिनट वीरेश जी इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे या कुछ ऐड करना चाहेंगे, जोड़ेंगे, फिर 1 बाय 1 आप 5 मिनट की हिसाब से, और 35 मिनट हो तो मेरे कान में थोड़ा सा आके कह देना था कि 15 मिनट में 5 मिनट इसमें ले लें। तो थैंक यू। ओवर टू वीरेश जी। सभी आगंतुकों को नमस्कार। मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आपके बीच में हूँ, और जिस प्रकार से हनुमान राम जी ने आपको विस्तृत रूप से बताया, मैं इसी बात को थोड़ा सा घुमा के बताना चाहता हूँ। राम प्रसाद मुंडेल जी की ये शिकायत है कि जो बातें आप बोलते हैं वो सर के ऊपर से जाती हैं, और ये कहीं ना कहीं सत्य भी है। अगर हम चाहें कि 2 घंटे की डिबेट में आपको पूरा समस्या क्या है, समाधान क्या है, ये समझाना भी चाहें तो भी नहीं समझा सकते। पूरे डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, एक डॉक्यूमेंट को पढ़ने में ही पूरा दिन लग जाता है। हमने कितना समय लगाया वो हमें पता है। आप लोगों को यहाँ बुलाने का और आप लोगों के बीच में हमारे आने का उद्देश्य केवल ये है कि हमारे पास कुछ जखीरा है जो हमने पिछले अपने 10-20 साल की मेहनत में संकलित किया है, और संकलित करके जो समस्या है मूल, उसकी जड़ में पहुंचने का प्रयास किया है। उस समस्या को एकीकृत करके उसको हमने जुटाया है, और वो हम आपको देना चाहते हैं, और उस समस्या पर ज़्यादा से ज़्यादा विमर्श आपका चाहते हैं। ये इस मीटिंग का लक्ष्य है और मकसद है। मैं आपका ध्यान आज़ादी के समय पे ले जाना चाहता हूँ। 1947 क्या स्थिति थी? देश का बंटवारा हो गया और हमें राष्ट्रवाद की सीमाओं में बांध दिया गया। एक सीमा पाकिस्तान में, एक सीमा बांग्लादेश, एक सीमा भारतवर्ष, इस तरीके से ये सीमाएं बंधी, और हम लोग राष्ट्रवाद का झंडा तिरंगा लेकर के भारत माता की जय और फला की जय, ढिमाका की जय ये बोलते हुए आगे बढ़ना हमने शुरू किया। लेकिन देखा क्या गया कि नेहरू जी के कार्यकाल में ये महसूस हुआ पूरे विश्व स्तर पर, और कई देशों में तो आज भी है, कि भुखमरी अपनी पराकाष्ठा पर है। हम बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने की स्थिति में नहीं है। हमारे पास जो कृषि उपज है वो उतनी नहीं है कि जिससे हम अपनी पूरी आबादी का पेट भर सकें। तो 1960 आते आते ये चिंता हुई कि भाई हमारे पास जो कृषि उपज है वो बढ़नी चाहिए। तो तब एक नारा आया हरित क्रांति का, और उस हरित क्रांति में 3 चीज़ें विकसित हुई। सिंचाई के साधन, कृषि भूमि की जो है उसकी गुणवत्ता में सुधार, और तीसरा बीज की गुणवत्ता में सुधार। ये 3 चीज़ें हमें यहाँ लेकर के आई कि बीज की गुणवत्ता को लेकर के आज हम जीएम सीड्स पर पहुँच गए हैं, जीनोम सीड्स पर, जिसमें
बीज की जो डीएनए है, बीज का जीन जो है वो बदल करके और उसकी गुणवत्ता प्रवृत्ति पूरी तरह से बदल दी गई है। अब विश्व स्तर पर यह आशंका जाहिर की जा रही है कि जो जीएम सीड्स है ये हमारे स्वास्थ्य को ही नहीं, हमारी जनरेशन को और पूरे जो प्रकृति पर, भूमि पर जितने जीव हैं उनके अस्तित्व पर संकट साबित हो सकता है ये जीएम सीड्स, जिसको कि सरकार इस समय बढ़ावा दे रही है। मेरी बातों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो शायद समस्या के मूल में पहुंच पाएंगे। दूसरी बात थी भूमि की उर्वरता गुणवत्ता की। उसमें हम इतने कीटनाशक और इतने फर्टिलाइजर्स लेकर के आ गए कि हालत ये हो गई कि उसको प्रयोग करने से एक तो हमारी भूमि जो है वो बंजर होने की स्थिति में आ गई, और दूसरा चूँकि वो मिट्टी में मिलते रहे वो रसायन और वो कीटनाशक और वो चीज़ें उर्वरक के नाम पे वो जो थे हमारे मिनरल्स, वो भूमि के अंदर जाकर के उन्होंने पानी को इस हद तक प्रदूषित कर दिया है कि आज जब 500 फुट की गहराई पर आप बोरिंग करते हैं वहाँ से भी आपको पीने लायक शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं है। तीसरी चीज़ सिंचाई के साधनों की हम बताएं कि उसमें बांध और नहरें इस कदर बनाई गई कि जो नदियां हैं हमारी प्राकृतिक रूप से, उन नदियों में पानी सूख गया, उनके स्रोत सूख गए हैं और आज हमें साल के 10 महीने 8 महीने हमें सूखी नदियां मिलती हैं। तो उसमें जो पेड़ हैं प्रकृति के खड़े हुए प्राकृतिक रूप से जो पेड़ हैं उनका जीवन दुभर हो गया है, और जो जीव हैं पानी में रहने वाले, नदी में रहने वाले जीव हैं उनका वजूद मिट रहा है। बहुत सारी ऐसी नस्लें हैं जीव की जो ख़त्म हो गई हैं इस बीच में, उनके बचाने को हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। यानी पानी के साधन खत्म होने से हमारे पेड़ खत्म हुए, वन खत्म हुए, वन्य जीवों पर संकट आया। तो ये सारी स्थिति जब आई तो इसके लिए चिंतन शुरू हुआ। लेट मी प्लीज, उसके लिए चिंतन शुरू हुआ और वो चिंतन यहाँ पहुँचता है जाकर के कि इसको बचाया कैसे जाए। तब अलग अलग संगठन सक्रिय होते हैं, अलग अलग योजनाएं चलती हैं। इसमें सबसे पहले आया कि जो चूँकि भूमि हमारी खराब हो रही है, प्राकृतिक जो हमारे स्रोत हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, इनको बचाने के लिए क्या किया जाए। तो उसके लिए हमने निर्धारित किए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 2015 में इस पर 197 देशों की एक बैठक हुई जिसको हम यूनाइटेड नेशंस कहते हैं। यूनाइटेड नेशंस की बैठक हुई और वहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निर्धारित किए गए जो 17 हैं संख्या में। मैं आज आपको ये गोल्स बताने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूँ। इसके बाद चिंताएं फिर बढ़ी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अगर हमें हासिल करने हैं तो उसके लिए कौन हासिल करेगा, वो कौन होगा। तो तब देखा गया कि किसान, केवल किसान वो है कि जो ये गोल्स हासिल कर सकता है और किसान ही इस जमीन को बचा सकता है। यानी किसान की महत्ता और गुणवत्ता को विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया। 197 देशों ने बैठ कर के यूनाइटेड नेशंस के मोहर लगाई इस बात पर कि हमें पीजेंट कहते हैं जो गांव में खेती अपने हाथ से करता है, जिसको हम अपने शब्दों में हाली या किसान कह सकते हैं, उसको कहा जाता है पीजेंट कबूतर को भी कहते हैं और पीजेंट वो भी है। तो उस पीजेंट और इसके अलावा वो पीपल्स हु वर्क इन द रूरल एरियाज, यानी वो लोग जो गांव में रह कर के कार्य करते हैं, वो चाहे मुर्गी पालन का कार्य करें, मछली पालन का करें, खाती बढ़ई का काम करें, लोहार का काम करें, गुड़ बनाने का काम करें या दाल बीनने का काम करें, जो भी काम ग्रामीण स्तर पर होता है कृषि से जुड़ा हुआ, उस सब की बात इसमें आई। और तब कहा गया कि इनको बचाया जाए, इनका पोषण किया जाए। एक किसान को उसकी उपज का कम से कम इतना दिया जाए कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपना जीवन खुशी के साथ भी जी सके, इतना उसको मिलना चाहिए। इसको क्या कहेंगे, हम एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं और हमारी सरकार मोहर लगा करके आती है कि हम अपने किसान को इतना जरूर देंगे कि वो जो उपज अपनी करता है, जो मेहनत करता है खेत में, उसका जीवन भी बचे और उसका जीवन कायदे से रहे भी, वो सरवाइव कर सके। ये डॉक्यूमेंट हमने साइन किया है। ये 17 पेज का डॉक्यूमेंट आपके सामने है। मैं इसके बारे में आपको बता नहीं सकता, हनुमान जी नहीं बता सकते, लेकिन एक तरीका क्या है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आपके युवा हैं, बच्चे हैं पढ़े लिखे, आप उनसे कहिए कि गूगल पर जाइए और गूगल पर डाउनलोड कीजिए यूएन डिक्लेरेशन।
जब वो डाउनलोड करेंगे तो ये आपके सामने आएगा। जनरल असेंबली जो दिसंबर 2018 की है, इसमें आगे फर्दर डेवलपमेंट हुए हैं। इसमें ये कहा गया है, बाद में जो यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी हैं उनको ये निर्देशित किया गया है कि आप इस पर मानव अधिकार में इन मुद्दों को शामिल करें। इसके जो 28 आर्टिकल्स हैं उनको मानवाधिकार के तौर पर लें, और मानवाधिकार का अर्थ आप समझते हैं बाकायदा कि अगर कोई संस्था, कोई सरकार मानवाधिकार को लागू नहीं करती है तो दैट इज एन पनिशेबल ऑफेंस, वो दंडनीय अपराध है। कोई सरकार अगर आपको एमएसपी नहीं देती है, कोई सरकार अगर आपके बच्चों की चिकित्सा नहीं करती है, तो आप यूएन में जाकर के मुकदमा कर सकते हैं सरकार के ऊपर, और वो सरकार की जवाबदेही होगी यूएन में। वो ढोंग नहीं कर पाएंगे। वो राशन के ठेलों पर फोटो छाप करके आपको राशन दे करके वोट नहीं बटोर सकेंगे। उनको बताना होगा कि ये हम यूएन डिक्लेरेशन का, यूनाइटेड नेशंस का जो कानून है, मानवाधिकार है, उसके अंतर्गत हम आपको ये दे रहे हैं। तो इस पर जाना जरूरी है, इस पर समझना जरूरी है। आज के हमारे जो आपके साथ वार्तालाप हो रहा है, इसका आशय केवल ये है कि आप जाने यूएन डिक्लेरेशन क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, कार्बन क्रेडिट क्या है, इस सब का उल्लेख आपके पास गूगल में एक एक चीज़ आपको मिलेगी। आपको केवल बच्चों को प्रेरित करना है, जो लड़के हैं किसानों के, जो लड़के हैं देहात में रहने वाले, जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं पढ़ी लिखी, वो सब इन डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करें, गूगल से इनको पढ़ें, और पढ़ने के बाद जब आपका कोई शंका पैदा हो तब हम जैसे लोगों से आप संपर्क करें। हम अपने अनुभव के हिसाब से आपको बताएंगे कि इसका इलाज क्या है, किस तरीके से होगा, क्या आपको करना होगा। ना हम आपको सभाएं करने के लिए कह रहे हैं, ना जोड़ने के लिए कह रहे हैं, ना किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन करने के लिए कह रहे हैं, ना विरोध करने के लिए कह रहे हैं, केवल जानकारी हासिल करने के लिए कह रहे हैं। और ये आपके लिए बहुत आसान काम है। हनुमान जी का आदेश है कि मैं अपनी बात को सीमित करूं और आगे बात बढ़ाई जाए। धन्यवाद। हैंड ओवर कर रहा हूं। जो चिंतन हुआ, मैंने आपको बात बताई, आपने जोश दिलाया, इसी लाइन पे हम बढ़ें और ये माइक लेकर के और अपने अपने हिसाब से अपनी बात को रखें कि क्या इन अधिकारों को लागू करने के लिए ये यूनियंस के लोग हैं, ये भी आगे आएँ, आम किसान भी आगे आए, और किस तरीके से आए, ये सा आप लोगों का कहें, ताकि वीडियो रिकॉर्डिंग वाले भी इस सेशन को उस तरीके से रिकॉर्ड कर लेंगे। और आप उनको माइक दे दीजिए। शुरुआत रामनारायण जी से होती है और वो इस जो उन्होंने सुना आगे से आगे अपना परिचय भी देते रहें और अपने परिचय के साथ। परिचय पहले। मैं रामनारायण चौधरी आज इस ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत की सेमिनार में भाग लेने आया था, और मुझे जो अभी सुना मैंने, वास्तव में ये बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन क्या है, विद्वान आदमी है, ये बता सकते हैं, करना तो अपने को पड़ेगा। ये कर नहीं सकते, इनके पास में नॉलेज है, ये पढ़ते हैं, ये पूरी लोकसभा और राज्यसभा कार्रवाई को एक एक लाइन को पढ़ते हैं, इनको नॉलेज है। लेकिन ये सिर्फ हमें बता सकते हैं, इनको इम्प्लीमेंट करना आगे का काम वो हम लोगों का है। हम तो उन्हें विश्वास दिलाते हैं, हनुमान जी को, तरट साहब को, भाई आपने जो बात बताई उसको जन जन तक, जहाँ तक हमारी कोशिश है पहुँचाने का काम करेंगे और आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रणाम। मैं बंवरलाल कासनिया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर स्कूल मुंडवा, आपसे आज मुखातिब हुआ, और आप लोगों ने जो बताया वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैंने एक यहाँ बैठे बैठे एक विचार किया, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इसका गूगल से निकाल करके हिंदी में इसका अनुवाद करके और इसको एक पुस्तक आकार में ऑनलाइन मैं इसको प्रकाशित करवाने की कोशिश करूँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। मैं डॉक्टर शंकरलाल जाखड़, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ मिर्दा कॉलेज का। किसान को कैसे बचाएं,
किसान की भूमिका क्या है और हिंदुस्तान बचा हुआ क्यों है, चाहे कोरोना काल हो या कोई विश्वव्यापी मंदी का मामला हो या और कोई तरह की क्राइसिस हो। अगर मैं एक लाइन के अंदर कहूँ तो हिंदुस्तान के सरवाइव करने का कारण किसान है। अब इसमें सिस्टम यह है कि अर्थशास्त्र के अंदर एक लाइन है कि अगर मान लीजिए आपने ये प्रोडक्ट तैयार किया तो इस प्रोडक्ट का वैल्यूएशन करो और इस प्रोडक्ट को बनाने के अंदर जिसका जितना योगदान है उतना उसको पारिश्रमिक दो। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण कैसे करें? उत्पाद तैयार कर लिया, उत्पाद तैयार करने के बाद में किस पक्षकार का कितना योगदान है उतना अंश उसको मिलना चाहिए। आज किसानों के ऊपर जो लोग मस्तियां कर रहे हैं वो इस सिद्धांत की अवहेलना करने की वजह से कर रहे हैं। ठेकेदार जो मजे ले रहे हैं वो केवल किसानों का हक खा करके उसको जितना हक मिलना चाहिए वो हक नहीं मिल करके और वो उसका हक मार रहे हैं। ये पूरा गणित ऐसा ही है। तो इन्होंने ये जो जंग छेड़ी है, मैंने मैसेज के अंदर यही बात लिखी है कि भाई इन्होंने तो एक तरीके से मेहनत करके अध्ययन करके और प्रोडक्ट तैयार कर लिया, ये रेडीमेड प्रोडक्ट अपन लोगों को सौंप रहे हैं। अब हम अब आगे होंगे अगर इस तरह की बातें अगर नहीं सीखेंगे या नहीं लेंगे तो आपका सराहनीय प्रयास है। थैंक यू वेरी मच। ओम प्रकाश इनानिया, पूर्व सरपंच इनाना। मैं पहली बार ऐसी जो ग्लोबल मीटिंग है उसमें अटेंड कर रहा हूँ। शंकर जी ने मैसेज किया था तो मैंने देखा भाई किसानों से संबंधित है तो चलते हैं, कुछ न कुछ वहाँ से जानकारी हासिल कर। बोलते रहो, लाइव तो चलता रहेगा, बोलते रहो। सीखने को मिलेगा और किसानों मजदूरों को इस खेती के संबंध में और आम पब्लिक को जागरूक करेंगे, इससे सीखने के लिए मीटिंग को अटेंड करें। माइक में बैठ रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम किसानों को एक अवेयरनेस करने का कार्यक्रम है। आप लोगों ने हमें सारी जानकारी दी, संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर भारत सरकार तक की। जो मूल है वो किसान है, प्रकृति है। किसान और प्रकृति का दोहन बहरे में से हो रहा है और उसी का परिणाम हमें आने वाली पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही हमें जागृत करना है। जो लोग जागृत नहीं होते हैं वो कभी संगठित नहीं हो सकते और जो संगठित नहीं होते हैं उनको कभी उनका हक नहीं मिलता। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस प्रकार के कार्यक्रम में आप अधिक से अधिक आएँ। हमारी संख्या बल बता रहा है कि हम कितने जागरूक हैं। भविष्य में यदि कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो तो आप अधिक से अधिक आएँ और ये जो संदेश है वो गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचाएं, जिससे कि हम जागरूक हों। हम राजनीतिक पार्टियों के पीछे फिरते रहते हैं, कभी हमारे हकों के लिए हमने संघर्ष नहीं किया और जो संघर्ष आज हमारे चल रहा है वो गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए, गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनका संघर्ष चल रहा है। जो मूल चीज़ है उसका कोई संघर्ष नहीं। अगर हमें कार्बन क्रेडिट मिल जाए तो मैं सोचता हूँ कि हर किसान को जिसके खेत में 100 पेड़ हैं कम से कम उसको 4 या 5 लाख रुपए एक साल में मिल जाएंगे। ये हमारे साथ सीधा भेदभाव है कि इन उद्योगपतियों को मिलता है, वन विभाग को मिलता है, लेकिन किसान को नहीं मिलता। लेकिन ये किसानों को जानकारी भी नहीं है, न वो कार्बन क्रेडिट के बारे में जानते हैं
उनका तो एक ही काम है, फेसबुक देखना और पूजा स्थलों पर जाना, तालियां पीटना और घर आके सो जाना। वही लोग सत्ता प्राप्त करते हैं, वही लोग धन प्राप्त करते हैं जो जागरूक हैं, और हम उनका विरोध क्यों करें? आप अपने जागरूकता से आप भी अपने जागरूकता प्राप्त करके और उन अधिकारों की लड़के प्राप्त करें, और किसानों को प्राप्त करने में जागरूकता चाहिए। मेरा आपसे सबसे निवेदन है कि आप इस आज के वीडियो को जो YouTube पर भी है अधिक से अधिक लोगों को भेजें, टाइम निकाल के पढ़ें। आपके लिए नहीं, आने वाली नस्ल के लिए पढ़ें। आपको नस्ल भी बचानी है, फसल भी बचानी है, खेत भी बचाना है। और जिस दिन आपका खेत चला गया उस दिन आप इस दुनिया में खड़े रहने के काबिल नहीं रहोगे। धन्यवाद। एक सेकंड, दो सबमिशन मेरे हैं यहाँ, उस पर भी थोड़ा फोकस करना है। एक तो हमने अपनी युवा पीढ़ी को कृषि से विमुख किया है। जो हमारी पीढ़ी है, अपने बच्चों को कृषि से विमुख करने में हमारी बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमने उन्हें बताया कि एग्रीकल्चर जो है ये बहुत ही लेबोरियस टास्क है, बहुत हजार्डस है, इसके नुकसान हैं। लिहाजा बच्चों को हमने IAS IPS बनाने में, कंपनियों की नौकरी करने के लिए प्रेरित किया। आज शेष जीवन में हम ये संकल्प लें कि बच्चों को बताना है कि कृषि के लाभ क्या हैं। खेती के बिना सर्वाइवल नहीं है। अगर दुनिया में जिंदा रहना है तो किसान का वजूद रहना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा सबमिशन मेरा ये है कि जितने भी ग्लोबल डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी आज ग्लोबल कार्यक्रम हैं, उन सब में महिलाओं की भागीदारी बराबर से है। तो मैं चाहूँगा आज भी कम से कम 2 महिलाएं सामने आकर के अपने विचार यहाँ रखें, बताएं इस बारे में जो हमने डॉक्यूमेंट्स कहे हैं। छात्राएं या शिक्षिकाएं जो भी कोई इस बारे में बोलना चाहें वो ज़रूर बोलें। इस कार्यक्रम की एक जो मतलब है इसकी वो बनाने के लिए उसमें इनको बोलना है। इस कार्यक्रम में भी ज़रूर बोलें ताकि लगे कि हम लोग अपने जिस प्रयोजन से आए हैं वो हमारा सफल हो रहा है। बोलिए श्रीमान जी। आज बलदेव धर्मशाला में ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के अवसर पर श्रीमान आडमान जी चौधरी साहब और हमारे मेहमान पधारे हुए बागपत से इन्होंने जो विचार बताए सुने, जो मानवता के पे ये संकट के बारे में वास्तव में ही सोचने की बात है। आज किसान के प्रति सभी राजनीतिक दल पंचायती करते हैं, किसान की बात करते हैं। हकीकत में किसान का दर्द वो कोई नहीं समझते हैं, न कोई मुद्दा उठाते हैं, न कोई दर्द समझते हैं, न कोई मदद करते हैं। मैं मेहराम धोलिया मजदूरों को नागौर जिला का मजदूरों का अध्यक्ष हूँ और खरनाल निवासी हूँ। आज जो स्थिति है मानव संकट की स्थिति में है। जैसे ये अनाज पैदा कर रहे हैं, चाहे फल फ्रूट पैदा कर रहे हैं, इनमें जो कीटनाशक दवाइयों का जितना प्रयोग हो रहा है, इसमें हर तरह से उत्पादन केमिकल के माध्यम से लेना चाहते हैं। ये एक मामला है। भविष्य में पूरी ज़मीन मेरे हिसाब से बंजर हो जाएगी, उत्पादन में कमी होगी और आखिर में भूखमरी की स्थिति आ सकती है। संगठन में शक्ति है, किसानों के नाम से अलग अलग से संगठन बना रखे हैं, सब अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं। हकीकत में है संगठन बनाने वालों की ही किसानों की चिंता नहीं है, वो अपनी दुकान के प्रति ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मजदूर हकीकत में जाते हैं तो न तो राज है न राम है। राम और राज को दो को कहते हैं, जिसके धनी राम और राज होते हैं। आज भौतिक रूप से जाकर के उनको देख लो, फिजिकली चेक करो, उनकी स्थिति देखो, उनके मालिक कोई नहीं है, सब शोषण करने वाले हैं। चाहे उसी गांव का बड़ा पंच हो, चाहे सेठ हो, चाहे राजनीतिक नेता हो,
चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे काश्तकार का और मजदूर का शोषण ही हो रहा है चारों ओर से। चाहे घी दूध में से कंजूसी करके उसको दबा करके लो, चाहे उनका उत्पादन का धान जो पैदा करता है, गेहूँ मूंग मोट, उनमें वैसी लूटपाट मचा रखी है। न तो ऊपर से जो योजनाएं बन रही उनको क्रियान्वित हो रही है, जो हमारे अधिकारी बन के बैठे हैं वो भी किसानों के बच्चे होकर भी किसानों का सहयोग पूरा नहीं कर रहे। जो भी योजनाएं अच्छी योजनाएं बन रही है, जैसे ये फसल बीमा योजना मेरे हिसाब से बहुत अच्छी योजना है, परंतु ये कंपनियां लूटपाट करके और जो ये राजनीति में बैठे हैं पंच बन करके ये नहीं सहयोगकरण करने ये किसान मारे जा रहे हैं। अब लंबी चौड़ी नहीं, किसान संगठित नहीं होगा, संगठन में शक्ति है, किसान संगठित नहीं होगा तब तक ऐसे ही मेरे हिसाब से लूटपाट चली रहेगी और ये राजनीति करते वाले इनके नाम से मुझे लूटते रहेंगे। धन्यवाद। राम राम साहब। किसान का संगठित होने से पहले जागरूक होना जरूरी है, तो जागरूकता पे ज़्यादा फोकस रहे वक्ताओं का, ऐसा मुझे। मैं रामदेव बालिया, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी। अच्छा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की महती आवश्यकता बहुत पहले से थी और इसका अवेयरनेस और इसका नॉलेज बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी प्रासंगिक है कि ये काम किया जा सकता है। इसकी स्टडी की जाए, इसको फील किया जाए और इसके बारे में जानकारी लोगों को देते हुए अपने डुप्लीकेट तैयार करके इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ये एक तरह से सीधी प्रणाली है। किसान जो मुख्य रूप से उत्पादन करता है उसको अपना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे मिले, इस परिप्रेक्ष्य में लोगों को, किसानों को सही ढंग से ऑर्गेनाइजेशन किया जा सकता है। थैंक यू। अनंदाराम तरड़, राजस्थान पुलिस। आज जो ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के माध्यम से जो जानकारी हमारे को प्राप्त हुई, इस तरह का दिमाग में पहले से ही चिंतन चलता था कि जो एक उत्पादक है, जो उत्पादन करता है, जो पूरे संसार का सब लोगों का पेट भरता है, फिर भी उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये चिंतन चलता था, लेकिन इसके लिए कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन ये जो आप के माध्यम से जो जानकारी मिली, जिससे ये लगता है कि इसमें इसकी भागीदारी यानी सीधी प्रणाली, तो इससे ये काम बहुत ही सराहनीय है। इसको अगर अपन लोगों को जागरूक करके इस काम को बढ़ाएं तो इस दिशा में बहुत अच्छा काम हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी सेशन को हम यहीं ओवर करने के बाद में दूसरा सेशन 10 मिनट के अंदर अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं। सामाजिक सहकार के ऊपर है। उसके अंदर मुख्य बात यह है कि किसान और उपभोक्ता का क्या लाइजन हो सकता है और किस तरह से किसान और उपभोक्ता आपस में मिलकर अपनी व्यवस्था को कायम कर सकते हैं, ये बात हमें मुख्य रूप से लानी है। और उसी बात के लिए हम 10 मिनट के ब्रेक के बाद में सेकंड सेशन शुरू कर रहे हैं।